मैं आभा भारती, सहायक प्राध्यापिका आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। कोविड-19 की वजह से हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, बंद हैं। इसी के मद्देनज़र ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस संघर्ष भरे दौर में, कठिन परिस्थिति में आप सभी ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठाएं। अब आते हैं हम अपने विषय पर। ऑनलाइन कक्षा की पहली कड़ी में हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पढ़ा था। बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का क्षेत्र आदि आदि बिंदुओं को पढ़ना है, जिसमें हमने पहली कक्षा में शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत अध्ययन किया है। अब आते हैं हम शिक्षा के उद्देश्य। वैसे तो शिक्षा शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ने से पहले हम शिक्षा के अर्थ को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मानव में अंतर्निहित गुणों का समन्वित विकास है, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम विकास है। मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है और विद्यालयी शिक्षा को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में समझ सकते हैं और शिक्षा के समन्वित अर्थ के रूप में हम कहेंगे कि व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है और उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर अपने जीवन में प्रगतिशील विकास करते रहता है। यही शिक्षा का समन्वित अर्थ है। अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर। शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए जॉन डीवी ने कहा, उद्देश्य एक पहले से सोचा हुआ लक्ष्य है जो किसी क्रिया या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य के तहत चलता है, जिसको प्राप्त करता है, अपने को समाज में स्थापित करता है। जीवन के प्रत्येक पहलू, प्रत्येक क्रिया के सामने एक उद्देश्य होता है। किसी क्रिया तथा उसके उद्देश्य के मध्य गहरा संबंध होता है। जब हम किसी क्रिया के उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो यह अनुमान लगा लिया जाता है कि हमारे सामने एक निशाना है जिसकी प्राप्ति के लिए क्रिया को एक मोड़ देना है। उद्देश्य चेतन मनोरथ होता है जिसे हमें क्रिया पर कार्य करते समय सामने रखना पड़ता है। जैसे आप सभी बीएड कोर्स कर रहे हैं। बीएड कोर्स करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षक बनना, टीचर बनना। तो क्रिया को मोड़ देना,
क्रिया पर कार्य करना क्या है? ये आपका क्रिया क्या है? बीएड के पाठ्यक्रम का अनुसरण करना, उसको पढ़ना स्टेप बाय स्टेप और फाइनल परीक्षा लिखकर डिग्री प्राप्त करना और फिर उसके बाद आप शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार हम अपने मन को किसी विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने में लगा देते हैं और यह इच्छित मनोरथ उद्देश्य होता है। ये तो डीवी महोदय ने कहा। अब हम आते हैं उद्देश्य के शाब्दिक अर्थ पर। उद्देश्य शब्द दो शब्दों से बना है, उत और दूसरा देश। उत का अर्थ हुआ आगे बढ़ना और दिश का अर्थ हुआ दिशा, अर्थात जो दिशा प्रदान करे, जो आगे बढ़ने के लिए दिशा प्रदान करे, पथ प्रदर्शन करे, मार्गदर्शन करे, वही उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और अध्यापक दोनों ही उस मार्ग के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अब आते हैं कि उद्देश्य की आवश्यकता क्यों है। और हम ऐसा समझते हैं कि मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उद्देश्य की आवश्यकता है, हर कार्य में उद्देश्य की आवश्यकता है। यहाँ बात हम शिक्षा की कर रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों की बात करेंगे। तो इसमें 4 बातें सामने आती हैं। पहला है कोशिशों के निर्देशन के लिए। इसको समझने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, आपके कोर्स के पास, कि आप जो बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का कोर्स कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक था या पहली आवश्यकता थी कोशिशों के निर्देशन के लिए। मान लीजिए किसी भी कोर्स में निर्दिष्ट सिलेबस को पढ़ना है तो आप अथाह सागर में घूम रहे हैं, लेकिन अगर ये उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है कि बीएड पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषयों को, निम्नलिखित विषय बिंदुओं को ही पढ़ना है, तो आप जो कोशिश कीजिएगा वो आपका बेकार नहीं जाएगा, सटीक होगा और उस निर्देशित कोशिश के आधार पर आप अपनी शक्ति का भली भांति प्रयोग करेंगे और अपने उद्देश्य को बखूबी हासिल कर लेंगे। दूसरा है अपव्यय को रोकना। स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारा अपना उद्देश्य पता होगा तो अनावश्यक अपव्यय नहीं होगा, हम सीमित साधन में ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है तीसरा है स्वमूल्यांकन के लिए उद्देश्य की आवश्यकता है। मान लीजिए आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट में जो आपको अंक मिलते हैं उसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस पर हम कितना आगे बढ़े हैं, उस पर हमने कितना विजय प्राप्त किया है। चौथा और अंतिम है वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करना। वर्तमान स्थिति से मतलब है
कि विद्यालय में, महाविद्यालय में किस प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, किस प्रकार के शिक्षण विधियां हैं, किस प्रकार के पुस्तकालय हैं, टीचर हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान स्थितियों के मूल्यांकन के लिए भी उद्देश्य की आवश्यकता है। और अब हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में शिक्षा के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, दूसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है चारित्रिक विकास का उद्देश्य, चौथा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, पांचवा है सम विकास का उद्देश्य, छठा है नागरिकता का उद्देश्य, सातवां है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, आठवां है शारीरिक विकास का उद्देश्य, नौवां है अवकाश उपयोग का उद्देश्य, 10वां है अनुकूलन का उद्देश्य, 11 है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य और 12 है आत्म अनुभूति का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन का उद्देश्य शब्द से ही ज्ञात होता है कि इसमें ज्ञान की प्रधानता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन या इस उद्देश्य का प्रतिपादन सुकरात, अरस्तु, दांते, कामते जैसे प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारकों ने किया। इनके अनुसार व्यक्ति अपने ज्ञान बल के आधार पर ही जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव करता है। इसको समझने के लिए हम दो बिंदुओं को सामने रखेंगे। पहला है विद्या के लिए विद्या और दूसरा है मानसिक विकास। विद्या के लिए विद्या बात से स्पष्ट होता है कि विद्या सिर्फ विद्वानों के लिए है, अर्थात इसमें पुस्तकीय ज्ञान को प्रधानता दी गई। और मेरा ऐसा मानना है, समझना है कि 75% माता पिता, यहाँ तक कि शिक्षक भी बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान की ओर ही प्रेरित करते हैं, जबकि दूसरे बिंदु के मानसिक विकास के अंतर्गत मानसिक विकास से का संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क की सबलता से है, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने से है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में अपने मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हुए अपने को अनुशासित रखता है और उस अनुशासित जीवन से जो भी अनुभव प्रदान करता है उसी के आधार पर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है और अपने आप को समायोजित करता है। अब आते हैं हम सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य की ओर। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। ये हमारे कई प्रसिद्ध विचारकों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास का होना चाहिए। मतलब बच्चे ऐसे शिक्षा ग्रहण करें जिसके माध्यम से उनका सांस्कृतिक विकास हो।
संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है और संस्कार का संबंध व्यक्ति से है। संस्कार के अंतर्गत हमारे आचार व्यवहार आदर्श इत्यादि बातें आती हैं और संस्कृति शब्द का अर्थ हुआ रहने सहने के ढंग, हमारे आचार विचार। तो यही आचार विचार, सोचने समझने का ढंग, रहने सहने का ढंग अगर व्यक्ति से निकलकर समाज की बन जाती है तो वो संस्कृति हो जाती है। और शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और कोई भी मनुष्य या कोई भी बालक अपनी संस्कृति को ग्रहण करके ही अपने उत्तम चरित्र का विकास कर सकता है। अब हम आते हैं जीविकोपार्जन का उद्देश्य। बहुत महत्वपूर्ण है यह उद्देश्य। इसके अंतर्गत यह मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो उसका पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है। अगर वो पढ़ा लिखा होते हुए भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है तो यह शिक्षा की अयोग्यता का परिचायक है। ऐसी शिक्षा व्यर्थ है जिसको पढ़ने एवं आत्म का साथ करने से भी व्यक्ति स्वावलंबी न बन पाए। सम विकास का उद्देश्य। सम विकास का अर्थ हुआ व्यक्ति का चारित्रिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, संवेगात्मक आदि सभी गुणों का समन्वित विकास होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत विवेकवान है, ज्ञानी है, परंतु वो शरीर से कमज़ोर है, उसका शरीर रुग्ण है। तो क्या वह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा? वह अपने जीवन में अपने आप को समन्वित कर पाएगा? नहीं। तो इस विचार के समर्थकों ने कहा कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति का समन्वित विकास करे। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक आदि सभी गुणों का समन्वित विकास कर पाता है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य समन्वित विकास वाला होना चाहिए। इसके बाद है नागरिकता का उद्देश्य। जब हम किसी देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्र हेतु सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य ही होना चाहिए उत्तम नागरिक बनने का उद्देश्य। नागरिक जो अपने राष्ट्र का कर्णधार होता है, उसके विकास में संवाहक होता है और
वैसी शिक्षा प्रणाली, वैसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें नागरिकता, आदर्श नागरिकता के भाव को बोध कराने की क्षमता ना हो, वैसी शिक्षा व्यर्थ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र को विकसित बनाना हो, प्रगतिशील बनाना हो, तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली आदर्श नागरिकता को जन्म देने वाली है। हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें आदर्श नागरिकता हेतु सभी गुण समन्वित हों उसमें, जिससे बालक ग्रहण कर एक आदर्श नागरिक बन सकता है, अपने कर्तव्यों, अपने आदर्शों को भली भांति समझ सकता है, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। यहाँ पूर्ण जीवन से तात्पर्य है आत्मिक संतुष्टि से, आध्यात्मिक संतुष्टि से। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में अपने को समझता है, अध्यात्म को समझता है, तभी उसे पूर्णता प्राप्त होती है। और जब उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है तब उसके मन में राग, द्वेष, क्लेश जैसी भावनाएं अपना स्थान नहीं बनाती है। शारीरिक विकास का उद्देश्य। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास। शिक्षा वैसी हो जो बालकों का शारीरिक विकास भी करे। ये अब तक हमने जितने भी ऊपर विकास का उद्देश्य पढ़ा, ये शारीरिक विकास के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक बनाए। वैसे भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान होता है। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा सकता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो तो उसका जी किसी भी कार्य में नहीं लगता है। अर्थात सबसे पहले शारीरिक रूप से सुगठित, सुदृढ़ होना आवश्यक है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा नैतिक विकास होता है, तभी हमारा चारित्रिक विकास होता है, तभी हमारा सांस्कृतिक विकास होता है, वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं अगले बिंदु, अवकाश उपयोग का उद्देश्य। हमारी शिक्षा वैसी हो जिसमें हम अवकाश के समय का उपयोग कर सकें। अब देखिए, आप देखिएगा कि कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन किया जाता है। क्यों? उसमें चित्रकला प्रतियोगिता होती है, स्विमिंग कंपटीशन होता है, कहानी लेखन प्रतियोगिता है, कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसके आयोजन का उद्देश्य क्या रहा होगा? कुछ सोच समझ कर किया जाता है। मतलब बच्चों में जो सृजनात्मकता है वह इन अवकाशों में निकल कर बाहर आती है और उस सृजनात्मकता को एक शिक्षक
उसको सही दिशा प्रदान करता है, जिसके आधार पर विलक्षण प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है। यही हुआ आंतरिक शक्तियों का विकास, जिसको हमने शिक्षा के अर्थ में पढ़ा था। अब हमारा अगला बिंदु है अनुकूलन का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूलन अति आवश्यक है, अर्थात शिक्षा वैसी हो जिसके माध्यम से बालक, मनुष्य या कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने को अनुकूलित कर लेता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को जितना अधिक अनुकूलित करता है वही जीता है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन चाहे वो सम परिस्थिति हो, चाहे वो विषम परिस्थिति हो, हमारी शिक्षा ही है जो हमको इन तमाम तरह की परिस्थितियों में अनुकूलित होना सिखाती है। इस प्रकार इस विचार के समर्थकों ने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अनुकूलन का होना चाहिए। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। आत्म अभिव्यक्ति का संबंध बालक के मूल प्रवृत्तियों से है। मूल प्रवृत्तियों को वे अभिव्यक्त कर सके, ये अभिव्यक्त करना शिक्षा हमें सिखाए। हमारी शिक्षा वैसे